चले तो आज का जो मैं अब आप लोगों के साथ नेक्स्ट पेपर डिस्कस करने लगा हूँ वो है मई जून 2023 का पेपर 61। अब इस पेपर में भी देखते हैं कि क्या कहानी है क्या नहीं। एक एक करके सवाल देखते हैं। अब इन्होंने सबसे पहला सवाल तो आपको क्या दे दिया है। इन अ सर्टेन कंट्री 20,540 adults out of a population of 60123000 have a degree in medicine। टोटल पॉपुलेशन दे दी, मेडिसिन वालों की पॉपुलेशन दे दी। सही नहीं, प्रोबेबिलिटी में निकाल सकता हूँ भाई। Use an approximating distribution to calculate the probability that in a random sample of 1,000 adults in this country, there will be fewer than 4 adults who have a degree in medicine। तो सबसे पहला काम, लोग होते हैं भाई डिस्क्रीट। तो हम लोग पहले तो देखते हैं बायनॉमिली अगर मैं लिखूं तो हमारे पास जो सैंपल है वो मोर देन भाई 1,000 है। अच्छा, पहले तो मुझे चाहिए होगी पी। पी क्या आएगा हमारे पास? 20540 अपॉन 60123000। ठीक है, ये आ जाएगा पी। सही है। अब जब हमारे पास पी आ गया, इन्होंने क्या कह दिया? फ्यूअर देन 4। अब पहले तो मैं देखता हूँ बेटा, पी हमारा लेस देन 0.1 है, तो हमारा जो डेफिनेटली एनपी होगा वो हो जाएगा, एनपी हमारा लेस देन 15 हो जाएगा। अब अगर हमारे पास एनपी लेस देन 15 है, यानी कि हम लोग जो है पोसों पे जाएंगे। अब अगर मैं पोसों पे गया तो बेटा एन से पी को अगर आपने मल्टीप्लाई करा, 1,000 सैंपल साइज है हमारा, इनटू 20540 अपॉन 60123000। सही है। अब जैसे ही मैं इसको देखूंगा तो मेरे पास बेटा लैम्डा क्या आया? 3.42 आ गया। लैम्डा आ गया हमारे पास 3.42। बेटा हमारा एनपी लेस देन 5 है ना, तो आपने फौरन से क्या करा? हाँ भाई, पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, कंफर्म। तो आपने पोसॉनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन्होंने कहा फ्यूअर देन 4 adults इन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग लेस देन 4। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बीइंग लेस देन और इक्वल टू 3, तो 0 1 2 3। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस 3.42, 1 प्लस 3.42 प्लस 3.42 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3.42 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। बेटा आपके सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी आ गई, कोई इसमें परेशानी नहीं। सिंपल पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। अगला पार्ट, जस्टिफाई द अप्रोक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड इन पार्ट 1। अरे भाई, हमें पता है जब भी नंबर ऑफ सैंपल मोर देन 50 हो जाता है तो हमें बायनॉमियल से मूव होना पड़ता है। ठीक है, बट सिंस पी हमारा लेस देन 1 है, इस वजह से हमारा एनपी लेस देन 5 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? बायनॉमियल से मूव होंगे पोसॉन। सही है। तो मैंने यहाँ पे पूरा कैलकुलेट भी करके दिखा दिया कि भाई देखो, एन क्या हमारा मोर देन 50 है तो बायनॉमियल से हटना है। तो बेटा 1,000 इज ग्रेटर देन 50। फिर जो हमारा पी आया था, जो नंबर्स को डिवाइड कर रहा था, वो आ रहा है 0.00342, लेस देन 0.1 है। और बेटा एन पी लेस देन 5 आ गया, इस वजह से तो हम लोग क्या कह देंगे? वी आर यूजिंग पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर आप चाहते तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, सिंस np is equal to 3.42 which is less than 5, therefore we used Poisson distribution। खत्म। ये रीजनिंग बेटा, ये जो थ्योरी मैं लिखवा रहा होता था ना, वो मैं आपसे कहता था भाई ये पढ़ लो, थ्योरी भी लिख लो। लिखवाई है मैंने आप लोगों से जबरदस्ती ये थ्योरी। ये इस वजह से ऐसे सवाल के लिए लिखवाई थी। फिर अगला पार्ट क्या है बेटा? सीआरबी का क्वेश्चन है। देखते हैं भाई इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। The graph of the function of f is a straight line segment from 0, 0 and to 1. Show that f could be a probability density function। वे कह रहे हैं शो करो ये probability density function हो सकता है। पहली बात, इसका एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1 है। शो करना है तो आपने क्या कह दिया कि भाई टोटल एरिया इज इक्वल टू 1, और पूरे का पूरा फंक्शन पॉजिटिव रीजन में, तो इसलिए आप लोग इसको probability डेंसिटी फंक्शन कह सकते हैं। सही है बेटा। फिर इसके बाद ये बेटा एक इन्होंने
सेमी सर्कल बना दिया था। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन g इज अ सेमी सर्कल विद सेंटर 0 0 इंटायरली अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि g ऑफ x पॉजिटिव है। अगर इसका एरिया भी 1 हुआ तो बेटा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो सकता है। गिवन दैट g इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। भाई अब इन्होंने बता दिए कि इट्स अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसका क्या मतलब है कि भाई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओवर पाई, बेटा आर विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 ओवर पाई, पॉजिटिव में 0.798। ओके, अगला देख रहे हैं बेटा, लॉजिकल दे रहे हैं ये सीआरबी के क्वेश्चंस। अगला, द टाइम x मिनट्स टेकन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ टेस्ट हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन h। ठीक है बेटा, जो स्टूडेंट्स जो टाइम ले रहे हैं ना x मिनट्स, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे दिया 10 से 20 तक बना हुआ है। ओके बेटा, इसका टोटल एरिया 1 होगा। अब ये लोग कह क्या रहे हैं, without calculation, use the diagram to explain how you can tell that the median time is less than 15। भाई देखो, अगर 15 बिल्कुल इनके बीच में होगा 10 और 20 के, तो बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये एरिया 0.5 हो जाए और ये एरिया भी 0.5 हो। क्योंकि देखो ना, ये इतना सा हिस्सा है। तो आप लोग क्या कहोगे, डेफिनेटली हमारा जो मीडियन होगा वो 15 से पीछे ही होगा। क्योंकि अगर मैं इस एरिया को 0.5 कहूँ और इस एरिया को 0.5 कहूँ, तो ये बात हम मान सकते हैं। सही है। तो हम लोग क्या कह देंगे, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ 15 इज मोर देन 0.5। तो हमारा बेटा इसलिए लेस देन 15 ही होगा मीडियन। फिर इट इज नाउ गिवन दैट, एक और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल फंक्शन दे दिया है, h ऑफ x इज इक्वल टू दिस। बेटा इस फंक्शन की इक्वेशन दे दी है, क्या है, 40 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1/10। और इन्होंने क्या कह दिया, 10 से 20 तक, अदरवाइज फाइंड द मीन टाइम। भाई मीन टाइम अगर चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, 20 से 10। सही है। x डॉट 40 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1/10 डॉट डी एक्स। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 20 10 40 ओवर एक्स माइनस एक्स ओवर 10 डॉट डी एक्स। बेटा फिर इसे इंटीग्रेट कर लेंगे आप आराम से, लिमिट सप्लाई करके। आपने कह दिया यार मीन टाइम क्या आ रहा है, मीन टाइम आ जाएगा आपके पास 12.7। अच्छा, अगर ये लोग कहते हैं कि मीडियन टाइम भी निकालो, सपोज ये आपसे कहते हैं मीडियन टाइम निकालो, तो आप लोग क्या करते हैं बेटा, आप कहते हैं मीडियन n पे होगा और 10 से स्टार्ट हो रहा है ये। सही है। तो 40 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1/10 डॉट डी एक्स, इसका पूरा एरिया हो जाता है 0.5 के बराबर। तो आप बेटा इस m की भी वैल्यू निकाल सकते थे। सही है। अभी तो ऑल यहाँ पे मीडियन मांगा नहीं है, लेकिन ऐसा है आगे एक सवाल। अब सवाल क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। In the past, the annual amount of wheat produced per farm by a large number of similar sized farms in a certain region had been 24.0 tons. Okay. And standard deviation of 5.2 tons. ठीक है भाई, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया है। लार्ज फार्म है, ठीक है। लास्ट समर a new fertilizer was used by all farms and it was expected that the mean amount of wheat produced per farm would be greater than 24 tons। ठीक है, जो आप बेटा पर फार्म जो मीन अमाउंट होगी वो मोर देन 24 टन्स होगी। इन ऑर्डर टू टेस्ट whether this was true, a scientist recorded the amount of wheat produced by a random sample of 50 farms list last summer। सैंपल साइज आ गया। He found that the sample mean was 25.8 tons। भाई इन्होंने कहा था वैसे 424 से ज्यादा होने चाहिए, इसका भी सैंपल मीन आया 25.8। State a necessary assumption to carry out the test at 1% significance level। बेटा मेरी बात सुने, अगर 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे हम लोग यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो हमें पता है कि भाई इनिशियली मीन क्या था, 24 था। सही है। एक नया फर्टिलाइजर यूज करा है, तो उसकी वजह से हमारा बेटा मीन बढ़ना चाहिए। तो अगर हम लोग नल हाइपोथेसिस की बात करें, तो इसका मतलब है कि भाई मीन तो उतना ही रहेगा 24.0। लेकिन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहेगा कि भाई मीन हमारा ग्रेटर देन 24.0 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है बेटा, 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे, यानी कि अगर मैं इसका बेटा आप लोग के आगे डेटा बनाऊं, तो हमारे पास कहानी कुछ ऐसी आ जाएगी। 1% सिग्निफिकेंस लेवल है ना,
तो ये हो गया 0.99, ये हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस के लिए, और ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए, यानी कि ये क्या है 0.01। ठीक है बेटा, तो अगर हमारा यहाँ पे आ रही है वैल्यू, यहाँ पे मैं जेड वैल्यू निकाल सकता हूँ, सही है। तो बेटा यहाँ पे जेड वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.99 पे 2.326, सही है। अब मैं देखता हूँ जेड की टेस्ट स्टेटिस्टिक वैल्यू क्या आ रही है। टेस्ट स्टेटिस्टिक वैल्यू क्या आ रही है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन दिस, मीन तो था ही 24, लेकिन एक्स बार हमारा सैंपल वो क्या आया था 25.8। मैं क्या करा 25.8 माइनस 24 डिवाइड बाई 5.2 डिवाइड बाई रूट ऑफ 50। लेकिन बेटा आप लोग टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू ऐसे निकाल देते हैं ना यार, एक्स बार माइनस मीन अपॉन रूट ऑफ, सही है। तो बेटा ये हो जाएगा 25.8 माइनस 24, 5.2 का स्क्वायर अपॉन सैंपल हमारा 50 था, सही है। तो हमारे पास बेटा जेड वैल्यू क्या आई है 2.448, भाई, और ये क्या है 2.326, तो बेटा 2.448 यहाँ पे आ रही होगी, यानी कि बेटा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा अपना नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एट 1% सिग्निफिकेंस लेवल। मैंने यहाँ पे देखे लिखा भी है, रिजेक्ट एच नॉट, देयर इज सफिशिएंट एविडेंस दैट द मीन अमाउंट ऑफ हीट इज ग्रेटर देन 2.4 टन्स, 24 टन्स। ठीक है, 24 टन था, हाँ। खैर, इसका अगला पार्ट नहीं है, अच्छा एक ही पार्ट था इस सवाल का, मार्क्स ज्यादा होंगे फिर, 6 नंबर है, यही सोचो। फिर इसके बाद अगला पार्ट सवाल क्या है हमारा, A certain train journey takes place every day throughout the year. बेटा कोई जर्नी हो रही है, हर साल हो रही है। The time taken in minutes for the journey is normally distributed with mean 11.2. बेटा जो टाइम लग रहा है ना जर्नी में वो है 11.2 वेरिएंस है। अब the mean time for a random sample of n of these journeys was found. Okay, a 94% confidence interval for the population mean time was calculated and it was found that the width of, बेटा आपको सेंट्रल कॉन्फिडेंस इंटरवल की विड्थ दे दी है पूरी, is 1.4076 करेक्ट टू 4 decimal place. फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बेटा आपको पता है विड्थ का फॉर्मूला हमारे पास बड़ा सीधा होता था 2z रूट ऑफ वेरिएंस ओवर n, ये हमारा विड्थ का फॉर्मूला था, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अब बेटा बात ये कॉन्फिडेंस इंटरवल 94% पे मैं z निकाल सकता हूँ। अब भाई अगर हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल 94% है, इसका मतलब है 3% इधर 3% इधर, तो मैं क्या करूंगा 0.97 का फाइव इनवर्स ले लूंगा। तो यहाँ पे जेड वैल्यू क्या आई 1.881, सही है। तो बेटा मैंने क्या कह दिया भाई जेड वैल्यू है 1.881, और बेटा हमारा जो वेरिएंस थी वो थी 11.2, सही है, और टोटल पे रूट एन। तो बेटा एन आ गया हमारे पास, मिनिमम सैंपल साइज हमारा 80 होगा, सही है। फिर उसके बाद क्या बात हो रही है, अ पैसेंजर नोटेड द टाइम फॉर 50, अच्छा ये अब अगला वो है भाई, अ पैसेंजर नोटेड द टाइम्स फॉर 50 रैंडमली चोजन जर्नीज इन जनवरी फरवरी एंड मार्च। ठीक है, गिव अ रीजन व्हाई दिस सैंपल इज अनसुटेबल फॉर यूज इन फाइंडिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन टाइम। बेटा ये देखो, इसलिए सफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये पूरे साल का तो नहीं है। बेटा आपको जब भी इस तरह से चाहिए होता है तो आपको पूरे साल का डेटा चाहिए होता है, क्योंकि हर एक साल के अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेदर होगा, सही है। फिर द रिसर्चर took 4 random samples and a 94% confidence interval for the population mean was found from each sample. ठीक है, find the probability that exactly 3 of these confidence interval contain the true value of population mean. बेटा अब आपने exactly 3 का बोला है तो आप बायनॉमियली करेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल है 0.94 और रैंडम सैंपल है कितने लोग का 4 लोग डिस्क्रीट होते हैं, तो आप बायनॉमियली करेंगे और उसमें आप exactly 3 को देख लेंगे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो बेटा वही बायनॉमियली 4, 0.94, 4C3 0.94 की पावर 3, 0.06 की पावर 1। बेटा आप में से किसी बच्चे को किसी को कोई इसमें मसला है तो प्लीज मुझे बताएं अभी तक। तो बेटा जब आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो गई, मैं इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा।
ये वाला पेपर वैसे बेटा छोटा ही चल रहा है, ये इतना लेंथी मुझे लगा नहीं। लार्ज पैकेट्स ऑफ राइस आर पैक्ड इन कार्टन्स ईच कंटेनिंग 20 रैंडमली चोजन पैकेट्स। ठीक है भाई, X large packet of rice are packed in cartons each containing 20 randomly chosen। बेटा एक काउंट है हमारे पास ना। फिर इसके बाद the masses of these packets are normally distributed with mean 1010 kg gram and standard deviation 3.4 ग्राम। ठीक है बेटा, ये जो है ना हमारे पास 20 पैकेट्स, ये काउंट है। The masses of the cartons when empty are independently and normally distributed with mean 50 gram and standard deviation 2। अच्छा, यानी कि यार पैकेट का अलग से आ गया मास और फिर कार्टन का अलग से आ गया और पैकेट का अलग आ गया। ओके, डन है। फाइंड द वेरिएंस ऑफ मास ऑफ फुल कार्टन। भाई अगर मुझे पूरे कार्टन का मास चाहिए तो मुझे पैकेट 20 पैकेट हो जिसमें वो, और जो कार्टन है उसका भी मास चाहिए होगा। इन्होंने इसकी खाली, अच्छा मैं अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू भी मांग लेता हूँ, सही है, तो अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालता तो मैं क्या निकालता, मैं इसको कर देता हूँ बेटा, मीन है एक का, हर पैकेट का 20 इंटू 1010 प्लस, भाई एक ही वो यूज होगा ना, 50। सही है। फिर जहां तक वेरिएंस की बात है, वेरिएंस बेटा दोनों ऐड ही हो रहे होंगे, तो बेटा इसका वेरिएंस है 2, स्टैंडर्ड डिवीजन 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस इसका 20 है। बेटा सिंस ये काउंट था तो इसलिए हमने 20 से मल्टीप्लाई करा 3.4 के स्क्वायर को, हर पैकेट के मास की स्टैंडर्ड डिवीजन को। अगर ये बेटा मल्टीपल हो रहा होता तो आप 20 का स्क्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ पे काउंट है, काउंट। आमतौर पर बेटा ऐसे सवाल में जब पैसों की बात आ रही होती है तो आप उसको एज अ वो यूज कर रहे होते हैं, मल्टीपल। खैर, अब बातें क्या हो रही हैं। स्मॉल पैकेट्स ऑफ राइस आर पैक्ड इन बॉक्सेस। बेटा छोटे छोटे पैकेट्स हैं राइस के, वो हम पैक कर रहे हैं बॉक्सेस में। द टोटल मासेस ऑफ फुल बॉक्सेस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है भाई, टोटल मास फुल बॉक्स का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विद मीन 6730 ग्राम एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 15 ग्राम। ओके, the masses of the two boxes of the boxes and cartons are normally distributed independently of each other। ठीक है भाई, अब find the probability that the mass of a randomly chosen full carton is more than 3 times the mass of a randomly chosen full box। अच्छा जी, तो पहले तो आपको ये देखना होगा बेटा कार्टन का मास, अगर हम देखें वो हो जाएगा क्या, 50 प्लस 20 इंटू 1010। तो इसकी तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने निकाल ली, सही है। अब इन्होंने क्या कह दिया था कि यार कार्टन इज मोर देन 3 टाइम्स द बॉक्स, तो बेटा C-3 भी विल बी ग्रेटर देन 0। ये बात आप लोगों को सबको समझ आती है। तो बेटा ये क्या आ रहा है 60, इसका मीन, क्योंकि देखो बेटा इसका तो था ना 6730, फिर वेरिएंस का क्या होगा बेटा, 3 है ना यहाँ पे, तो अब बेटा यहाँ पे मासेस को आप कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 टाइम्स बोला है, 3 टाइम्स। ये काउंट नहीं है, ये मल्टीपल है, तो वेरिएंस में आपने 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल वेरिएंस भी आ गई। तो अब बेटा मेरे पास C-3 भी जो इवेंट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया मीन कॉमा वेरिएंस, सही है, और ग्रेटर देन 0। सही है बेटा। अब अगर हम लोग ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बेटा इससे आगे का एरिया चाहिए, ये तो आप लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे। चलो, ये सवाल भी बेटा सिंपल था, कोई ऐसा जिसमें मसला मुझे नहीं फील हुआ। आप में से अगर किसी को हुआ तो प्लीज मुझे बता दो। नहीं, सब साथ हो मेरे। खैर, a sample of 5 randomly selected values of a variable x are as follows। बेटा 4 रैंडम वेरिएबल्स दे दी हैं x की, 4 वैल्यूज दे दी x की, 1 2 6 1 है, ओके, वेयर a is greater than 1 और 0। ठीक है, क्लियर है। Given that an unbiased estimate of variance calculated from the sample is 11 by 2। Unbiased estimate of variance का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, n upon n minus 1 summation of x square over n minus summation of x over n whole base square, ये होता है। चलो जाने दो। अब बेटा इसका आपको वेरिएंस दे दिया है, n क्या है 5 है, n minus 1 4 हो गया, 5 ही का सैंपल था। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर,
ये तो हो गया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन। बेटा इन समेशन ऑफ एक्स क्या होगा, इन सबको ऐड कर दिया डिवाइड बाय 5, मीन आ जाएगा, फिर उसको स्क्वायर कर दिया। बेटा जैसे हमने इसे सॉल्व करा तो आपके पास बेटा आराम से ए की वैल्यू आ जाएगी। नहीं बेटा जब मैंने पूरा सॉल्व भी नहीं करा ना, चलो कर ही देते हैं यार, क्या वो करूंगा। बेटा पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। 22 5 42 प्लस ए स्क्वायर 25 ए स्क्वायर माइनस 100 प्लस 20 ए प्लस ए स्क्वायर 25 जन्नत जन्नत 5 बचा। बेटा 5 इंटू 22 क्या होता है गाइस, 5 इंटू 22 110 होगा ना, तो 1050 प्लस 25 ए स्क्वायर minus 100 minus 20a minus a square. Okay, 24 a square minus 20a. बेटा 1050 minus 100 होता है 950, 950 minus 110 क्या होता है 840। बेटा a क्या आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा a की क्या वैल्यूज आ रही हैं, बेटा a की क्या वैल्यूज आ रही है मेरा बच्चा, देखिए 5 आ रही है, a की या नहीं आ रही है, एक नेगेटिव में आ रही होगी फिर। बेटा आप लोग, बेटा हो सकता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग से मैं इतने फॉरी नहीं करता भाई, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करता हूँ। तो ये छोड़ ही दो ना मिडिल टर्म ब्रेकिंग वगैरह, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं इसमें कैलकुलेटर से। कोई इक्वेशन बनाने में या कोई कैलकुलेशन में मैंने बेटा गलती कर दी है, बट वॉट एवर इट इज ये मुझे सही करना पड़ेगा। बेटा इतनी बड़ी गलती थी कि मैं क्या बोलूं, ये जो 5 थे मैंने गायब ही कर दिया था अपनी तरफ से। तो ये जन्नत में ऐसे तो नहीं जाता ना भाई, ये रहेगा भाई। खैर है, अब हो गई गलती बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से बेटा कोई टाइम तो हमारे पास बहुत है, हम लोग क्या करेंगे अब बेटा 2 11 जा 22 5, ये हो जाएगा हमारे पास सीधा सीधा 42 प्लस ए स्क्वायर माइनस बेटा 100 प्लस 20a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 5। सही है मेरा बच्चा, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना यार ये। तो बेटा ये हो जाएगा 22 इंटू 5 क्या होता है मेरा बच्चा 110, तो हो जाएगा 42 इंटू 5। गाइस 42 इंटू 5 क्या होता है 210 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 100 माइनस 20a माइनस ए स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 20a। अच्छा 210 माइनस 100 इज 110। बेटा ये तो फिर जीरो हो रहा है, तो मेरा बच्चा आपने यहाँ पे क्या कर दिया 4a कॉमन ले लिया, a माइनस 5 जीरो, तो a की एक वैल्यू जीरो आई और a की एक वैल्यू आ गई 5। सही है बेटा, यहाँ पे आपने a की वैल्यू लिख दी 5, खत्म हो गई बात। a वॉज अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, बताया हुआ इट्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, चलो अब अगला पार्ट के, अच्छा इसका और कोई पार्ट ही नहीं है। ये वाला ये वाला सवाल इन्होंने ऐसे आई गेस मार्क्स देने के लिए किया था, और उसमें ही मैंने गलती कर दी, अल्लाह माफ करे, 5 को गायब कर दिया। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर वीक एट अ सर्टेन फैक्ट्री हैज अ पोस्टऑन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं किसी भी फैक्ट्री में, उसकी पोस्टऑन डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है। इन द पास्ट मीन हैज बीन 1.9 एक्सीडेंट्स पर वीक। ठीक है,
एक वीक में 1.9 एक्सीडेंट। लास्ट ईयर द मैनेजर गिव ऑल हिज एम्प्लॉयज अ न्यू बुकलेट ऑन सेफ्टी, ठीक है। ही डिसाइड्स टू टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल whether the mean number of accidents has been reduced or not। बेटा alternate hypothesis हमारा क्या होगा कि भाई चेंज हो गए हैं और लेस हुए, कम हुए, तो ये वन टेल हो गया। और नल हाइपोथेसिस क्या होगा, कोई चेंज नहीं है। लेकिन मुझे तो ये देखना पड़ेगा ना कि भाई मीन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होंगे कितने। चलो देखते हैं हम लोग। Whether the mean number of accidents had been reduced. He notes the number of accidents during 4 randomly chosen weeks। 4 वीक्स है बेटा, एक वीक का है 1.9, 1.9 पर वीक है ना बेटा। 4 वीक का क्या हो जाएगा, 1.9 इंटू 4 विच इज 7.6। तो बेटा हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा कि भाई लैम्डा 4.6 है, रिड्यूस करने हैं हमने एक्सीडेंट, बुक से उसका यही है एम था, तो लैम्डा क्या होना चाहिए, लेस देन 7.6। और 5% सिग्निफिकेंस लेवल है। सही है, 95, 0.05। चलो अब हम देखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। सही है। अब इन्होंने क्या करा है, फाइंड द क्रिटिकल रीजन फॉर द टेस्ट एंड स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। देखो पहले अगर मुझे क्रिटिकल रीजन चाहिए 5% के लिए ना, तो मैं इस पे ट्रायल एंड एरर करूंगा। तो मैं यहाँ पे हरकत क्या करता हूँ बेटा, नॉर्मली जब भी ये आपको खुद से क्रिटिकल रीजन चाहिए हो तो मैं गया पोसो डिस्ट्रीब्यूशन पे, मेन्यू 7। सही है, नीचे का बटन पोसो CD, पीछे का आप डायरेक्ट लेंगे ना, तो मैंने देखा पोसो CD3। मैं गया वेरिएबल, पहले मैं देखता हूँ जीरो पे क्या प्रोबेबिलिटी और लैम्डा की वैल्यू 7.6 है। ये आ रही है हमारे पास क्या, ओ भाई ये तो 0.0005 आ रही है, यानी 0.005 नहीं। फिर मैं क्या करूंगा, 1 पे निकाल के देखता हूँ, लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या आ रही है, 0.0043। सही है। फिर मैं गया बेटा लेस देन इक्वल टू 2 पे, ये आ रही है बेटा हमारा क्रिटिकल रीजन, तो देखो डिफाइन क्या है 0.05 पे ना, और ये प्रोबेबिलिटी क्या है 0.018, यहाँ कहीं होगा। फिर मैं देखता हूँ बेटा 3 पे, 3 अगर आगे आ गया ना, 3 पे क्या आ रहा है 0.055। यानी कि बेटा बात पता है क्या है, हमारा लेस देन और इक्वल टू 2 पे क्रिटिकल रीजन डिफाइंड है। ये देखो अगर आप लेस देन और इक्वल टू 2 पे हो गए तो आप बेसिकली कहाँ पे जा रहे हो, क्रिटिकल रीजन, विच मीन्स कि आप लोग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पे जाओगे। सही है, अगर लेस देन और इक्वल टू 2 एक्सीडेंट्स हो तो आपने क्या कह दिया, क्रिटिकल रीजन इज लेस देन और इक्वल टू 2। इसलिए यहाँ पे मैंने बेटा सिर्फ शो क्या करा है 2 और 3, 3 से ज्यादा हो गया। सही है, सिग्निफिकेंस लेवल से। और बेटा 2 से कम पे सिग्निफिकेंस लेवल के आप इस तरफ आ गए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्रिटिकल रीजन हो गया हमारा लेस देन और इक्वल टू 2। अब अगर मुझे चाहिए बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, भाई टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है जब आप क्रिटिकल रीजन पे लाई कर रहे हो, क्रिटिकल रीजन क्या है बेटा आपके 0.0188 पे, ये आ गई टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी। चलो अच्छा, कोई बच्चा मुझसे अगर कहता ना कि सर ये हम लोग 10% सिग्निफिकेंस लेवल पे कर रहे हैं, गाइस अगर ये होता है 10% ना, तो आप लोग क्या करते, आप यहाँ पे देखते 10% कहाँ पे जाके आता है। सही है, सुनते जाओ बेटा, मैं ये जानबूझ के आप लोगों के साथ ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे सवाल हैं। बेटा अब मैं 4 पे देखता हूँ, 4 पे प्रोबेबिलिटी 12 आ गई है, यानी कि अब 3 पे क्रिटिकल रीजन होता, और 3 पे क्या थी बेटा प्रोबेबिलिटी 0.554, क्योंकि देखो 4 पे क्या हो गई है 12% हो गई है, तो आपकी फिर टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी होती है 0.0554। खैर, अब ये वाली बातें तो बेटा हम लोग काफी कर चुके हैं ऐसे एग्जांपल्स। अब इन्होंने क्या कह दिया है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय टाइप 1 एरर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बेटा टाइप 1 एरर ये होगा कि हम रिजेक्ट कर रहे हो नल हाइपोथेसिस को, if वो ट्रू हो। अब नल हाइपोथेसिस हमारा क्या है कि हमारे मीन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है 7.6। अब अगर फर्ज करो बेटा हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है हमारा जो लेस देन 2 एक्सीडेंट पे आ रही है, 2 पे आ रही है ना, हाँ भाई हमारे लेस देन 2 एक्सीडेंट है। सही है, और हमने क्या कर दिया कि यार मीन नंबर ऑफ एक्सीडेंट रिड्यूस होगा। सही है,
जबकि बेटा हमारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हो कि एक्सीडेंट्स रिड्यूस ना हो, तो हमने बेसिकली क्या कर दिया है, टाइप 1 एरर परफॉर्म कर दिया है, विच मीन्स कि हम लोग कह रहे हैं कि भाई इस बुकलेट से हमें इतना फायदा हुआ कि हमारे जो है ना नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स रिड्यूस हो गए, तो हमने रिजेक्ट कर दिया होगा नल हाइपोथेसिस को, जबकि बुकलेट से कोई फायदा नहीं हुआ होगा। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में लिखना होगा तो आपको इस तरह से पूरा एक्सप्लेन करना होगा, कंक्लूडिंग दैट द मीन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैज रिड्यूस्ड विद the help of a booklet, although it has not. खत्म हो बात। फिर during 4 randomly chosen weeks, there are a total of 3 accidents. 4 वीक में बेटा अब एक्सीडेंट हो रहे हैं 3. State a conclusion that the manager should reach. Give a reason to your answer. अब बेटा लेस देन 3 एक्सीडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी निकली थी हमारी? 0.0554. 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे अगर मैं बात करूं तो हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू था। सही है, तो आप लोग कहेंगे यार 3 इज नॉट इन द क्रिटिकल रीजन, नो एविडेंस दैट द मीन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैव डिक्रीज। तो बेटा आप लोग क्या कर रहे होंगे, एक्सेप्ट कर रहे होंगे नल हाइपोथेसिस को। अच्छा अगर फर्ज करो हमारा हमने एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस को, तो दिस मींस कि हम लोगों ने किस तरह का एरर करा होगा, वो होगा टाइप 2 एरर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मांगा नहीं है, यहाँ पे ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। assuming that the mean remains 1.9 accidents per week, यानी कि ठीक है भाई वही मीन रह रहा है, use a suitable approximation to calculate the probability that there will be more than 100 accidents in a 52 week period. तो पहले तो आप बेटा मीन निकालेंगे 1.9 into 100, यानी कि पर वीक था, यानी कि नहीं आप 1.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, आई डोंट नो क्या आता है, ये आ गया 98.8। अभी कह रहे हैं मोर देन 100 एक्सीडेंट, तो भाई पहली बात ये लैम्डा बढ़ गया, तो आपको पोस्टों से जाना पड़ेगा नॉर्मल पे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहलाता है ये। तो जब मैं नॉर्मल पे गया मीन वेरिएंस आ गया, अच्छा मोर देन 100 का है तो आपने इसमें 0.5 ऐड कर दिया, तो बेटा आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, 0.432। आई गेस ये वाले सवाल में तो एज सच कोई मसला नहीं था, हम ऐसे सवाल कई कर चुके हैं। इसके बाद अच्छा बस हमारा बेटा यहाँ पे जाके ये वाला पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली जल्दी खत्म हो गया, लेकिन अच्छा पेपर था, मार्क्स स्कोरिंग था, आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब मैं बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जो कि आप लोग की एक दिन छोड़ के ही होगी, उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ फेब मार्च 2023 का पेपर, एंड देन अक्टूबर नवंबर 2022 का वेरिएंट 63 डिस्कस होगा।